नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर ही बुलेटिन में आपको देंगे। यूपी में कोविड कर्फ्यू के दौरान शराब मिलेगी, कई जगहों पर शराब मिलेगी। वाराणसी में मिलेगी, गौतम बुद्ध नगर में मिलेगी और गाजियाबाद में है तो गाजियाबाद में भी मिलेगी। तीनों ही शहरों में शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। आज शराब की दुकान खुलते ही वहां लोगों की भीड़ लगने लगी है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त, शराब की दुकानों को खोलने का फैसला क्या लिया गया। लोगों की भीड़ जुटने लगी है, लोगों की भीड़ जुटने लगी है शराब की दुकानों पर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और वाराणसी में निर्णय लिया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि शराब की दुकानों को खोला जाएगा। टाइमिंग अलग अलग है, वाराणसी में अलग टाइमिंग है, गौतम बुद्ध नगर में अलग टाइमिंग है दुकानों को खोलने का। लेकिन दुकानें खुली, लोगों की भीड़ जुट गई, सब वहां शराब की बोतलें लेने के लिए पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब अगर संक्रमण फैलता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी ली जाएगी? क्या इसकी जिम्मेदारी वो शख्स लेगा जिसने ये आदेश जारी किया कि शराब की दुकानों को खोला जाएगा? यूपी में कोविड कर्फ्यू के दौरान शराब की दुकानें खुलने का सिलसिला शुरू हो गया। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया, जो सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलेंगे। सुबह 10 बजे से सभी वाइन शॉप खुल गए हैं और दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के एक वाइन शॉप के बाहर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि शराब खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। लोग लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जो शॉपकीपर है उन्होंने एक कर्मचारी नियुक्त कर रखा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और उसी के तहत ही शराब की खरीदारी हो। आप देख सकते हैं, साथ ही सैनिटाइजर लेकर के भी यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये लाइन लगी हुई है वाइन शॉप के बाहर। और साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन हो सके। अगर कोई मास्क लगा के नहीं आ रहा है तो उसे शराब नहीं दी जा रही है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर आप मास्क लगा के आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वाइन शॉप पर खड़े होंगे, तभी आपको शराब दी जाएगी। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर लाइन में लगा हुआ है सभी के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, क्योंकि बिना मास्क के किसी को भी यहाँ पर शराब नहीं दी जाएगी। ये सख्त हिदायत है प्रशासन की तरफ से और यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो मास्क लगा के आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग मास्क लगा के ही आए हैं? हाँ जी। बिना मास्क के शराब नहीं मिल रही है? हाँ जी। आप भी यहाँ लेने आए हैं शराब? हाँ जी। तो बिना मास्क के शराब नहीं दे रहे हैं? नहीं जी। तो आप देख सकते हैं जो लोग लाइन में लगे हैं उनको भी बिना मास्क के शराब नहीं दी जा रही है और सैनिटाइजर हाथ में लिए हुए हैं। किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी कर रखी है ताकि शराब बिक्री में किसी तरीके की कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना आए? जी सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ कोविड-19 की तरफ से हमने यहाँ पे सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब सुरक्षित के साथ हमने किया है सर जी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस भी हमने पालना किया है सर जी, यहाँ किसी को दिक्कत भी ना हो। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और लोग शराब खरीदने के लिए दुकान के बाहर लंबी लाइन लगाए हुए खड़े हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लेकिन खुल गए हैं शराब की दुकानें। हालात क्या है शराब की दुकानों के बाहर, एक रिपोर्ट आपने देखी। अब हमारे संवाददाता बलराम पांडे लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी थी। बलराम, जब आपने रिपोर्ट बनाई थी तो उस वक्त तो हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, हाथ में सैनिटाइजर भी था, लोगों को मास्क लगाना जरूरी था, मास्क लगा तभी शराब की बोतलें दी गई। लेकिन जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं वो दर्शकों को आप सीधा दिखाएं कि दुकानों के बाहर का हाल आलम क्या है। बिल्कुल राजीव, अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ सुबह 10 बजे से वाइन शॉप खुल गए हैं और वाइन शॉप के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वक्त हम सेक्टर 58 के एक वाइन शॉप पे मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको लाइन ही लाइन दिखाई देगी और ये काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है वाइन शॉप के बाहर और ये नज़ारा सुबह से ही है। हालांकि कई वाइन शॉप पर ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस का कोई भी
कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। यही वजह है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। आप देखिए जो पीछे लोग खड़े हैं वो भी इकट्ठा होकर के खड़े हैं। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछली साल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बंद थे लेकिन वाइन शॉप खोली गई थी और उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी, और इस बार भी कोरोना कर्फ्यू के दौरान वाइन शॉप खोली गई हैं और जिस तरीके से वाइन शॉप के बाहर लोगों की भीड़ दिख रही है वो कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी दे रही है कि जिस तरीके से खास तौर से अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इसकी चैन को तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों के अंदर रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और इस महामारी। लेकिन मैं चाहता हूं कि बलराम आप मौजूद लोगों से जरूर बात करें और जो लंबी कतार है बिल्कुल आप कतार के साथ आगे जाकर जरूर ये बात करें और उनसे पूछें कि क्या ये निर्णय सही है जब मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, अस्पताल में लोगों की भीड़ लग रही है, स्कूल कॉलेज बंद है, तो क्या ये निर्णय उचित है जिला प्रशासन का? बाहर किस तरीके से लंबी लाइनें लगी हैं, उसके ठीक सामने देसी शराब का भी ठेका है, वहां पर भी लाइनें लगी हुई हैं। यानी कुल मिला के जहां गरीब मजदूरों को रोजी रोटी का संकट है, इस महामारी के दौरान उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ऐसे में उनकी जेब में जो पैसा है अगर वो देसी शराब खरीद के, इंग्लिश शराब खरीद के पिएंगे तो कल को उनके रोजी रोटी के संकट के लिए भी भारी मुसीबत खड़ी होगी। इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जो तस्वीरें आपने दिखाई, तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी लंबी कतारें हैं और ऐसा लगता है कि लोग दरअसल इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, जिला प्रशासन के इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे और लोग सुबह से टूट पड़े दुकानों के बाहर। अब चाहे उनको 1 घंटे, चाहे 2 घंटे, चाहे 5 घंटे धूप में, कड़ी धूप में इंतजार करना पड़े, ऐसा लगता है कि वो लोग तैयार हैं, इसी तैयारी के साथ पहुंचे भी हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 20,463 नए मरीज मिले हैं। राहत भरी खबर, इसमें 20,463 केस मिलना है, पहले की तुलना में ये केसेस कम है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि केसेस फिर कम हुए हैं। 2,33,000 कोविड टेस्ट में 20,463 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। तो जो टेस्टिंग हुई है वो भी 2 लाख से ज्यादा हुई है। पॉजिटिव 20,463, यानी कि बीते दिनों की तुलना में केसेस अब डिप कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। अब आप अंतर इन आंकड़ों में समझ सकते हैं कि कितना अंतर आया है। 9 तारीख को 23,333 से 10 तारीख को 21,331 हो गए थे, गिर गए थे, और आज के दिन 20,463। स्पष्ट संकेत, स्पष्ट दिख रहा है कि केसेस गिर रहे हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह कोविड कर्फ्यू ही माना जा रहा है। लेकिन अब जो शराब की दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं, मीडिया नहीं पहुंच पाता है, तो उन जगहों पर नियमों की अवहेलना भी होगी और केसेस में इजाफा भी दिख सकता है। अब बड़ी खबर, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ का दौरा है और अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर में पहुंचेंगे लखनऊ। कुछ देर में लखनऊ पहुंचना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। यहां हज हाउस में बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन करना है। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। डीआरडीओ के द्वारा जो अस्पताल बनाया गया है उसका निरीक्षण करेंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है, आम लोगों के लिए वो खुल चुका है। उसके कुछ बेड फंक्शनल है, कुछ बेड्स पर अभी जो है काम शुरू होगा जल्द ही। लेकिन हज हाउस में जो अस्पताल बनाया गया है उसका शुभारंभ, उसका उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, राहत की बात तो है ही कि जहां सांसों के लिए लोग तरस रहे थे वहां पर बेड बढ़ाए जाने आवश्यक थे और बेड बढ़े हैं। हज हाउस में जो ये हॉस्पिटल बनाया है ये कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है? कितने बेड इसमें है? ऑक्सीजन बेड कितने हैं? आईसीयू बेड कितने हैं? वेंटिलेटर बेड इसमें कितने हैं? और किसकी मदद से ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ है और ये आम लोगों के लिए कब से शुरू हो जाएगा? निश्चित रूप से इस समय जो हाल चल रहा है राजीव, उसमें ये जो कोविड हॉस्पिटल बना है काफ़ी राहत भरी बात है। 255 बेड का ये हॉस्पिटल है और हम इस समय हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हैं। हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को तस्वीर यहाँ की। कुल 255 बेड जो यहाँ पर हैं, इसमें से 25 वेंटिलेटर के बेड्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 100 बेड जो है वो HNFC की हैं, यानी बहुत हाई जो HTU यूनिट होती है उसके स्तर के हैं। और ये इसलिए कि जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, उससे नीचे के स्तर की ज़रूरत है, उनके लिए ICU की फैसिलिटी होगी। इसके अलावा 100 बेड जो है वो और है जो ऑक्सीजन सुविधा से युक्त है, यानी ऑक्सीजन की जो सर्विस है वो हर बेड पे मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं हज हाउस में जो बना है
इससे पहले जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी उस समय भी हज हाउस का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर 1000 आइसोलेशन बेड की तब व्यवस्था की गई थी, यानी सिर्फ मरीज जो हल्के या बिना सिम्टम वाले होते थे वो आते थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो जिस रूप से जो उसकी भयावह तस्वीर है उसमें अब सिर्फ आइसोलेशन बेड से काम नहीं चल पा रहा। यही वजह है कि अब जो हज हाउस में हॉस्पिटल ये बनाया गया है, यहाँ पर वेंटिलेटर, HNFC वाले और ऑक्सीजन युक्त जो बेड है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये हॉस्पिटल HAL की तरफ से बनाया गया है और इस पूरे हॉस्पिटल को यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में HAL की तरफ से तैयार किया गया। और तैयार करने के बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसने मिलकर सहयोग दिया जिससे जल्द से जल्द इस अस्पताल को तैयार किया जा सके। इससे पहले देखिए DRDO का जो अस्पताल था, DRDO ने जो तैयार किया था अवध शिल्प ग्राम में, उसकी शुरुआत की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मई को। और उसके बाद आज 11 तारीख है, यानी एक हफ्ते से भी कम समय हुआ है और एक और अस्पताल, एक आधुनिक अस्पताल कह सकते हैं, राजधानी लखनऊ को मिलने जा रहा है। लेकिन लखनऊ में केसेस भले कम हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बेड की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा बनी रहती है क्योंकि यहाँ पर जो बाहर के ज़िले हैं जहाँ पर उतनी सुविधाएं अभी नहीं है, वहाँ से भी मरीजों को गंभीर स्थिति के जब होते हैं तो रेफ़र किया जाता है। ये एक बड़ी वजह है कि राजधानी लखनऊ में केस कम होने के बाद भी अस्पताल की, बेड की, इसकी ज़रूरत हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। तो ऐसे में लगातार यहाँ पर भी अस्पतालों की संख्या, बेड्स की संख्या को बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। दूसरी एक अहम चीज़ कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो कोरोना की थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार को कहीं ना कहीं पहले से तैयार होना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद जब सेकेंड वेव आई तो उस समय जो फर्स्ट वेव के समय की तैयारियां थी वो नाकाफ़ी नज़र आई, अधूरी नज़र आई। और कुल मिलाकर कितने लोग, लाखों लोग, खाली उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लाखों लोग संक्रमित होते हैं, हज़ारों लोगों की जान जाती है। क्यों? क्योंकि समय पर न जाने कितने ही लोग थे जिनको बेड नहीं मिल पाया। एकदम से महामारी आई और उसके बाद जब व्यवस्थाएं की गई, अब व्यवस्थाएं बेहतर हैं लेकिन आगे अगर थर्ड वेव आती है तो उन परिस्थितियों का फिर से सामना ना करना पड़े, इसलिए जितनी बेहतर तैयारी हो सके वो की जा रही है। दूसरी एक चीज़ कि देखिए अब लगातार केस कम हो रहे हैं और बेड्स की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, उपलब्धता है वो बढ़ रही है। तो इससे निश्चित रूप से इलाज में भी काफ़ी राहत है। जो आज से अगर हम 15 दिन पहले की स्थिति को देखते हैं तो जो 15 दिन पहले महामारी की स्थिति थी, कम से कम वो हालात अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज शैलेश, दर्शकों को ये भी बताएं कि आपसे कितनी देर बाद और कितने मिनटों का इंतजार करना पड़ेगा? रक्षा मंत्री कितने बजे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इसका उद्घाटन कितने बजे होगा? आम लोग इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? DRDO के हॉस्पिटल में एक अलग सी व्यवस्था है, हालांकि बाद में तो उसमें डायरेक्ट भर्ती भी शुरू कर दी गई थी। तो इसमें क्या डायरेक्ट भर्ती होगी या एक प्रोसेस से होकर, यानी कि कोविड केयर सेंटर, फिर एक प्रोसेस से होकर यहाँ पर एंट्री मिलेगी? कैसे यहाँ पर दाखिला लिया जा सकता है? देखिए जब DRDO का अस्पताल बना तो वहाँ पर ये व्यवस्था रखी गई थी कि जितने भी बेड हैं वहाँ पर उन पे सारी भर्ती, जो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम है, कमांड सेंटर बनाया गया, वहाँ से होगी। यानी डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं होगी, जो कमांड सेंटर से अलॉट किए जाएंगे, मरीज आवंटित किए जाएंगे, उनकी भर्ती होगी। बाद में उस व्यवस्था को बदला गया था और फिर नई जो व्यवस्था बनी उसमें ये हुआ कि 30% जो मरीज़ हैं वो सीधी भर्ती से आ सकेंगे और 70% कमांड सेंटर से। फिलहाल जो ये हज हाउस में बनाया गया हॉस्पिटल, यहाँ पर अभी कमांड सेंटर के माध्यम से भर्ती के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन संभव है इसमें भी संशोधन किया जाए, सीधी भर्ती को भी खोला जाए। इसके बारे में जो है अभी और चर्चा चल रही है अधिकारियों के बीच में, जिला प्रशासन के बीच में, स्वास्थ्य विभाग के लोगों के बीच में। और संभव है कि यहाँ पर भी सीधी भर्ती का भी जो विकल्प है वो भी यहाँ पर दे दिया जाए। और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ लोगों को उसके लिए, लेकिन देखिए ये तय है कि एक निश्चित सीमित संख्या होगी जिस पर इस तरह से भर्ती की जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार, क्योंकि रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के आने का समय लगभग हो चुका है, थोड़ी देर का है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर इस समय मौजूद है, पुलिसकर्मी है, पूरा यहाँ पर निरीक्षण हो रहा है। और निश्चित रूप से आज जब इसका लोकार्पण होगा, जैसा जो राजधानी के DM है अभिषेक प्रकाश, उन्होंने जानकारी दी कि इसका लोकार्पण होने के बाद यहाँ पर भर्ती शुरू कर दी जाएगी। जाहिर है कि आज शैलेश आप नजर बनाए रखें क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पहुंचना है और ABP गंगा हर एक तस्वीर दिखाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हज हाउस में बना हुआ हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन हो जाएगा और फिर आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण पर बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है आज, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे से इस मामले की सुनवाई चूंकि रखी गई है और अब थोड़ा सा ज्यादा वक्त हो गया है। बड़ी खबर आपको देते हैं, इसमें जवाब देना है राज्य सरकार को, जवाब देना है कि गांव में संक्रमण रोकने का प्लान क्या है राज्य सरकार के पास। कुछ देर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया गया। 11 बजे का वक्त रखा गया था लेकिन 11 बजकर 20 मिनट का वक्त हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं,
और राज्य सरकार को बताना है कि गांव में संक्रमण रोकने का प्लान है क्या। वो प्लान क्या है, कोई प्लान है भी या नहीं, ये आज पता चल जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने मांगा है प्लान और वो प्लान रखना है कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार को। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रयागराज जिले में परेड स्थित IIIT यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ये कंट्रोल रूम कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद 10 अप्रैल से लगातार 24 घंटे काम कर रहा है और कोरोना संक्रमण के लिहाज से पूरे जिले को 14 जोन में बांटा गया है। शहरी क्षेत्र के 12 जोन के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के 2 जोन गंगा पार और यमुना पार को बनाया गया है। शहरी जोन के हर 2 जोन को 1 डॉक्टर और ग्रामीण क्षेत्र के 1 जोन में 2 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। हर एक जोन में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, 2 कॉलर्स को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम में ही इनबाउंड हेल्पलाइन सेंटर भी खोला गया है, जिसके आपको बता दें कि 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये नंबर क्या है, प्रयागराजवासी इनको नोट कर लें। नंबर है 744717960 और इसके साथ साथ एक और नंबर जारी किया गया है, वो है 9649418686। ये नंबर जारी किए गए जिस पर कोई भी व्यक्ति फोन करके अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन, दवाइयों और कोविड जांच को लेकर बात कर सहायता मांग सकता है। इस कंट्रोल रूम में हर दिन लोगों के लगभग 2000 फोन कॉल्स आ रहे हैं और यहीं से मरीजों को अस्पतालों में या फिर ठीक होने वाले पर लोगों की सारी स्थितियां, जानकारियां दी जा रही हैं कि आप होम आइसोलेशन में रहें या आपको अस्पताल जाना चाहिए, सारी जानकारियां दी जाएंगी। नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। प्रयागराज में अब तक तकरीबन 75,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में संक्रमित लोगों के इलाज की, उन्हें सही जानकारी देखने की जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, वो किस तरह से काम करती है, आज हम आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में 3 हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, कॉल सेंटर बनाए गए हैं और इनमें से एक है जहां पर 14 जोन में बांटा गया है पूरे ज़िले को, शहर को 12 जोन में और ग्रामीण इलाके को 2 जोन में। वहां से लोगों की जो समस्याएं आती हैं उन्हें दूर किया जाता है। इसके साथ साथ 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये उनके नंबर हैं। यहाँ पर जो लोग परेशान हैं, चाहे उनको बेड नहीं मिल रही हो, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो, एम्बुलेंस नहीं मिल रही हो या किसी दूसरे तरीके की समस्या हो, उसके लिए बनाया गया है। और एक ये जो तीसरा सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है, वो वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को कॉल किया जाता है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, डेली उनके हेल्थ का जो डाटा है उसकी फीडिंग की जाती है और जब ज़रूरत पड़ती है किसी डॉक्टर से बात कराने के लिए तो वो कॉल जो है वो डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हर शिफ्ट में विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहाँ पर बैठते हैं जो अलग अलग अधिकारियों के, अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, उनका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ये पूरा का पूरा कंट्रोल रूम है ये 24 घंटे काम करता रहता है। तो समझा जा सकता है कि मुश्किल घड़ी है, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन जो है वो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए लगातार संक्रमितों के या जो परेशान लोग हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उसमें ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं और सुधार की ज़रूरत बताई जा रही है। लेकिन फिर भी इस तरीके के सिस्टम से जो परेशान लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक संपर्क कर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इधर उत्तराखंड में आज से लेकर 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल 10 मई को कोविड कर्फ्यू खत्म हो रहा था, जिसे आगे बढ़ाया गया और इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त आदेश हैं कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। सिर्फ 1 बजे तक फल, दूध, सब्जी और जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। अंतर्राज्यीय परिवहन में 50% वाहनों के संचालन की अनुमति है और उसके लिए भी कारण बताना पड़ेगा। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से जहां एक तरफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरा नज़ारा राजधानी देहरादून के घंटा घर का है, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की भीड़ यहां पर
आ रही है। और ऐसे में आज से यानी राज्य सरकार की ओर से आज से लेकर आगामी 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते कोरोना की दूसरी लहर की चेन तोड़ पाए। लेकिन अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और लगातार कारण यहाँ पर पुलिस कर्मियों को बताना पड़ रहा है, तभी उनको अनुमति दी जा रही है। और किस तरीके का नज़ारा है और क्या क्या वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, हम बात करेंगे। हमारे साथ में मुकेश डिमरी जी, जो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर है। सर, आज से पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू है, किस तरीके से सख्ती बरतने के आदेश दिए गए? हमें निर्देश मिले हैं उच्चाधिकारियों के आदेश से कि जो भी गाड़ी अनावश्यक घूमती मिले उसे सीज किया जाए, या नहीं मानता है तो थाने में जाकर उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। जिसके पास रीज़न है, प्रॉपर रीज़न, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके पास कोई रीज़न नहीं है उसको हम सीज कर रहे हैं। आज से सख्ती भी बरतने के निर्देश हैं, क्योंकि कोविड कर्फ्यू तो कई दिनों से चल ही रहा है उत्तराखंड में और राजधानी में, लेकिन आज से विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। हाँ, सख्ती ये है, सब गाड़ी को प्रॉपर चेक किया जाए, प्रॉपरली पेपर चेक किया जाए, जिसका पास है कि नहीं है। कई लोग झूठे पास दिखा रहे हैं कि साहब मेरे मेडिकल जाना, दवाई लेने, उसका प्रॉपर पास होगा, थाने से पास लेकर आएगा, उसी को छोड़ा जा रहा है, अन्यथा गाड़ी को सीज किया जा रहा है। निश्चित तौर पर वैधानिक तरीके से और सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो भी कार चालक हो या फिर दुपहिया वाहन के मालिक हो, उनको कारण बताकर ही यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। और ये वजह है कि एक तरफ राज्य सरकार की सख्ती अब पूरे प्रदेश में यहाँ पर देखी जाएगी और जिस तरह से आगामी आज से लेकर 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार की सख्ती जरूर काम आएगी, क्योंकि अब यही वजह है, सख्ती ही एक ऐसा राज्य सरकार के पास कदम है ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।